जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि RRB ALP न्यू वैकेंसी 2025 अप्लाइंग ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में, जहां पर आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी बिना मिस्टेक के दी जाएगी। यानी कि आप अगर इस वीडियो को देख करके फॉर्म को भरेंगे तो आप गलती से भी मिस्टेक नहीं करोगे और आपका फॉर्म बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए गाइज आपको वीडियो को पूरा देखना है और बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से सभी की सभी जानकारी डिटेल्ड में एक्सप्लेन की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 9,970 वैकेंसी निकाली गई है। इसके फॉर्म आप लोग यहाँ पर 11 मई 2025 तक भर पाएंगे। और गाइज एज लिमिट आपकी 18 से 30 साल के बीच रखी गई है। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो SC ST सर्विसमैन फीमेल EBC इनके लिए 250 रुपये फीस है, और जनरल OBC EWS को 500 रुपये फीस पे करनी होगी। पर इसमें एक चीज़ ये है कि जब आपका CBT फर्स्ट यानी कि आपका टियर फर्स्ट का एग्जाम हो जाएगा तो जनरल OBC EWS को 400 रुपये फीस रिफंड कर दी जाएगी, और SC ST सर्विसमैन फीमेल EBC को पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कौन से जोनल के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता चाहिए। साथ ही साथ आपका जिस भी ट्रेड में आपको अप्लाई करना है उसमें ITI या फिर यहाँ पर जो ये ट्रेड दिए गए इनमें से किसी भी ट्रेड में आपकी ITI होनी चाहिए। तो ये आपके पास विकल्प है क्वालिफिकेशन के, जिनके माध्यम से आप अप्लाई करने के लिए इस वैकेंसी पर एलिजिबल हो सकते हैं। फिर आप यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन जैसे चेक कर ले तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर RRB की ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। ये वही वेबसाइट है जो कि 2024 के अंदर भी आपने देखी होगी अगर आपने रेलवे का कोई भी फॉर्म भरा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने रेलवे का 2024 के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो गाइज पहले से आपका अकाउंट बना हुआ है, आप यहाँ पर नया अकाउंट नहीं बनाएंगे। आप सिंपली अप्लाई के सेक्शन पर क्लिक करके ऑलरेडी हैव एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि आपको किस माध्यम से इसमें साइन इन या फिर लॉगिन होना है। जैसे कि लॉगिन विद आधार, जहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा, जनरेट आधार OTP करना होगा। आपके नंबर पर एक OTP जाएगा जो कि आधार के साथ में लिंक है, जो कि आप यहाँ पर डालेंगे और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। पर गाइज अगर आपको इसमें कोई इशू आ रहा है तो आप यहाँ पर लॉगिन विद RRB अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और जो आपने नंबर या ईमेल रजिस्टर किया था रजिस्ट्रेशन करते समय उनमें से कोई एक चीज़ यहाँ पर डालेंगे। जो पासवर्ड बनाया था उस वक्त वो पासवर्ड डालेंगे और फिर यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। एक चीज़ यहाँ पर ये आती है कि आपको आपका नंबर या ईमेल तो याद है पर अपना पासवर्ड आप भूल गए हैं, तो फिर आप यहाँ पर ऐसे में फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। फिर आप यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालिएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ डालिए जो कि आपने फॉर्म भरते समय रजिस्टर किया था, और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके आप जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपको एक नया पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर लॉगिन हो जाइएगा। पर गाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं भरा, तो आपको इसमें सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको यही बोला गया है कि अगर आपने 2024 के अंदर कोई भी CEN का फॉर्म भरा था तो आपको इसमें रजिस्टर दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, आप पुरानी इन्फॉर्मेशन से लॉगिन हो सकते हैं। और ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, तो आप इस इंस्ट्रक्शंस को यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आती है आपकी कंट्री ऑफ नेशनलिटी। तो इसमें सबसे पहले अगर आप इंडियन है तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है वो अपने 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देनी है। तो आपका जो भी फुल नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इस फुल नेम को आपको दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आपने आपका नाम बदला है 10वीं के बाद में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर गाइज जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। पहले ईयर, फिर यहाँ से आपका जो भी मंथ है वो सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे रीटाइप डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो भी DOB अभी आपने यहाँ पर सिलेक्ट की है वो आपको दोबारा से टाइप करनी है इसको वेरीफाई करने के लिए। तो आप यहाँ पर इस तरह से अपनी जो भी DOB यहाँ पर आपने भरी है उसको वेरीफाई कर दीजिएगा। ये करने के बाद आप देखेंगे जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, और उसके बाद में इसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। फिर आप यहाँ पर फादर नेम डालेंगे। फादर नेम भी आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पूरा नाम डालिएगा और उसको दोबारा डाल करके
वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर आएगा मदर नेम, तो आपको माता जी का नाम यहाँ पर अपनी देना है और इसको भी आपको दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देना है। अब आती है कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पर गाइज आप आपकी ईमेल एड्रेस डालिए और उसके बाद में जनरेट ईमेल ओटीपी कीजिए। आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर सेम वे में आप अपना नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और फिर उसके बाद में जनरेट मोबाइल ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। नंबर ओटीपी आएगा नंबर के ऊपर और वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आधार वेरिफिकेशन, प्लीज़ एंटर योर आधार कार्ड नंबर या फिर वर्चुअल आईडी जो होती है 16 डिजिट की, वो भी आप दे सकते हैं या फिर अपना 12 डिजिट का आधार नंबर भी दे सकते हैं। तो कोई एक चीज़ आप यहाँ पर डाल दीजिए और फिर उसके बाद में आप ओटीपी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं या फिर फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन। अगर आपके पास बायोमेट्रिक मशीन है तो आप फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको वो नहीं है और आपका नंबर आधार के साथ में लिंक है और आपके पास वो नंबर है अवेलेबल, तो आप ओटीपी वेरिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा और जनरेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक कीजिएगा। देन आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा जो कि आप यहाँ पर डालिएगा और उसके बाद में आप यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक कीजिएगा। गाइज मैं आपको बता दूं, जो भी जानकारी आप इस सेक्शन के अंदर भर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करते समय क्रिएट एन अकाउंट में आकर के, ये वो जानकारी है जो कि आपकी बाद में भी एडिट या मॉडिफाई नहीं होगी, भले ही आपको एडिट मॉडिफाई करने के लिए समय क्यों ना दिया जा रहा हो। इनमें से कोई भी जानकारी आप बाद में एडिट नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ही अच्छे से सभी जानकारी अच्छे से टाइम लगा करके एक एक स्पेलिंग के साथ में चेक करनी है, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे अगर आपने जल्दबाजी के अंदर इसमें कोई भी गलती कर दी, क्योंकि बाद में इस जानकारी को आप बिल्कुल भी एडिट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपने कर ली। अब आप यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में आप एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जांपल आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें पासवर्ड में इंग्लिश का कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और साथ ही डिजिट। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे और उसको दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। देन गाइज आप यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है वो आप यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करके रीवेरीफाई कर लेंगे। अगेन आप उसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा टाइम लगा करके। यहाँ पर आपके सामने सभी डिटेल्स जो आपने भरी है उसका प्रीव्यू आएगा। जब आपको लगे कि हाँ सभी जानकारी सही है और कोई भी जानकारी मैं एडिट नहीं करना चाहता, कोई भी जानकारी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ गलत हो गई है, तो आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करने के बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड कर देंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। गाइज मैंने पहले इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना करके रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर अब आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसमें रजिस्टर हो जाएंगे, आप यहाँ पर इस वाले सेक्शन के ऊपर आएंगे जहाँ से आपको साइन इन करना है। तो आप यहाँ पर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो नंबर अभी आपने रजिस्टर किया है या फिर ईमेल रजिस्टर किया है वो यहाँ पर डालेंगे और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है अपनी मर्जी से वो पासवर्ड डालेंगे और आई एम नॉट रोबोट के ऊपर इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर बताना है कि आप कौन से माध्यम पर ओटीपी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, ईमेल पर ओटीपी चाहते हैं या फिर नंबर पर। तो जिस पर भी चाहते हैं वही आप सिलेक्ट करिएगा, फिर उसी के ऊपर आपको ओटीपी देखने को मिल जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद में आप यहाँ पर इसमें लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आप देख सकते हैं अकाउंट वेरीफाइड विद आधार, यानी कि आधार के साथ में अकाउंट वेरीफाई है। और मैं यहां पर आपको आगे फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आप यहां पर इसमें देख सकते हैं मॉडिफाइड रजिस्ट्रेशन डिटेल। अगर आपने 2024 के अंदर कोई फॉर्म भरा था और आपने उसके अंदर कोई गलती कर दी थी तो आप मॉडिफाइड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इसके ऊपर आएंगे और देखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। अभी इसमें वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी कि ये जो ऑप्शन है जल्दी फंक्शनल होगा। और वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि 2024 के अंदर जिन कैंडिडेट ने फॉर्म को भरा और उन्होंने उसमें रजिस्ट्रेशन करते समय कोई गलती कर दी थी, जैसे कि यहाँ पर इनमें से किसी इन्फॉर्मेशन में, तो उनको यहाँ पर वो मौका दिया जा रहा है। पर अगर आप अभी नए सिरे से फॉर्म को भर रहे 2025 के अंदर पहली बार, तो ऐसे में आपको ये मौका नहीं मिलेगा। ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो कि इसमें 2024 के अंदर रजिस्टर हो गए थे और उन्होंने रजिस्ट्रेशन करते समय कोई गलती कर दी थी। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। अब बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर आपको आपका जोन सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप आई एम नॉट करंटली लिबरेटेड बाय एनी आरआरबी और आरआरसी इसके ऊपर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज ऊपर की तरफ आपकी वो इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी और यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन भरनी है वो आपको भरनी है मैरिटल स्टेटस से। तो आप बताएंगे कि आपका स्टेटस क्या है, अनमैरिड हो या फिर मैरिड हो, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। रिलीजन आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर पूछे डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्शन, यानी कि जो फी एग्जाम्शन
एग्जामेशन मिलती है SC ST OBC SC ST को और फीमेल को, क्या वो आप लेना चाहते हैं? तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं लेना चाहते हैं तो आप नो करेंगे। तो मैं सभी को यही कहूँगा कि आप इसमें यस करिएगा, क्योंकि अगर आप ये चीज़ यस कर रहे हैं तो इसका मतलब है फिर जो आपको बाद में फीस रिफ़ंड होती है वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। और अगर आप इसमें नो कर देते हैं तो फिर आपको आपकी फ़ीस टियर फर्स्ट का एग्ज़ाम हो जाने के बाद भी, CBT फर्स्ट का एग्ज़ाम हो जाने के बाद भी वापस नहीं होगी। इसलिए सभी कैटेगरी कैंडिडेट इसमें यस ही करिएगा। उसके बाद में आता है मदर टंग। तो आपकी मातृभाषा कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर है चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के लिए कौन सी लैंग्वेज आप रखना चाहते हैं जिसमें कि आपको अपना एग्जाम देना है। जो लैंग्वेज आप यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे यही लैंग्वेज में फिर आपको एग्जाम देना होगा। फिर है परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है और ये इसलिए लिया जाता है ताकि आप अपनी जगह पर किसी और से एग्जाम न दिलवा दे। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे में ये जो आइडेंटिफिकेशन मार्क आप बता रहे हैं ये निशान ही चेक होता है। इसके बाद दूसरा मार्क। तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक ही मार्क है ऐसा कोई परमानेंट जलने कटने का, तो वो आप पहले वाले में लिख दे और दूसरे में आपको नो मार्क लिख दीजिएगा या फिर नो अदर मार्क ऐसा आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है कम्युनिटी डिटेल्स। तो आपको यहाँ पर बताना कि आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल है, ST है, OBC है या फिर EWS है। मान लीजिए जनरल है तो कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप ST है तो आपको बोला है कि ओनली दोज कम्युनिटी विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज SC ST एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट इन इंडियन रेलवेज। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर SC ST एंड OBC रिकॉग्नाइज की गई है कैटेगरी वही यहाँ पर रिजर्वेशन का फायदा ले सकती है। तो जैसे कि मैंने डेमो के लिए ST सेलेक्ट करके दिखाया, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि आपकी ट्राइब कौन सी है, यानी कि आपकी कास्ट या फिर ट्राइब कौन सी है वो आपको बतानी होगी। इसके बाद में आप यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर देंगे, यानी कि जो भी आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है और उसके ऊपर जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डालिएगा। किसके द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो पोस्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। आपका सर्टिफिकेट जनरली DM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कलेक्टर, इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। तो इनमें से जिस भी पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है वही आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ये चीज़ें आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक करके इसको भरिएगा। अगर इसमें कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से बोलिएगा। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल का जैसा होता है और फिर वहाँ पर कौन सी जानकारी कहाँ पर लिखी हुई होती है वो आपको मैं बता दूंगा। इसके बाद है इश्यूइंग स्टेट। कौन सी स्टेट से आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और किस डेट में इशू हुआ है वो डेट भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर पूछे कि क्या आपको जो फ्री रेल ट्रैवल पास मिलता है SC ST को, क्या आप वो लेना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस, और यस करने पर आपको आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बताना होगा और साथ ही साथ जो आपका वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है PDF के फॉर्मेट में, जिसका साइज 400 KB से कम रहना चाहिए। तो ये चीज़ मैंने बता दी। अब अगर आप मान लीजिए अपना फॉर्म OBC कैटेगरी से भर रहे हैं तो आप OBC सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर आपको पूछा कि क्या आप क्रीमी लेयर में आते हैं। अगर आप आते हैं तो यस करेंगे और यस करने के बाद में आपको नेम ऑफ द कास्ट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर और किसके द्वारा जारी हुआ है उस पोस्ट का नाम, उसके बाद में इस स्टेट और फिर आपका किस डेट में जारी हुआ है वो डेट, तो ये चीज़ बतानी होगी। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे पोस्टल एड्रेस डिटेल। तो जो आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर बताइए। आपकी स्टेट सेलेक्ट कीजिए पहले, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में आपका एड्रेस क्या है वो एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी या फिर मेजर टाउन कौन सा है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और अपना पिन कोड भी डाल देंगे। इसके बाद अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर इस बॉक्स को टिक कर दीजिएगा। इसको टिक करने के बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट एड्रेस में भरी है वो परमानेंट एड्रेस में भी आ जाएगी। पर अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से आप अपना परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। और फिर गाइज सभी जानकारी चेक करते हुए आप सेव करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ अन्य जानकारी आ चुकी है जहाँ पर आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर है क्या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं, ABC सर्टिफिकेट होल्डर है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज, क्या आप इंडियन रेलवेज के एम्प्लॉय है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर है करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका कोई करंट डिपार्टमेंट है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या PSU तो आप बताएंगे। अगर आप नहीं है, बेरोजगार है, तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, आर यू ए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रोसेसिंग NAC गारंटेड बाय NCVT, क्या आपने आपका अप्रेंटिसशिप कर लिया
है और आप यहाँ पर एनसीवीटी के द्वारा आपका जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त करने वाले हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपकी बैंक की डिटेल्स देनी है जहाँ पर आपकी फीस को रिफंड किया जाएगा। तो गाइज इसमें आप रिफंड ऑफ फी अकाउंट होल्डर नेम यानी कि किस नाम पर बैंक अकाउंट है वो नाम डालेंगे, फिर यहाँ पर अकाउंट का नंबर डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और उसके बाद रिफंड ऑफ फी बैंक IFSC कोड यानी कि जो आपका बैंक का IFSC कोड है वो यहाँ पर भरिएगा। ये आपको आपकी चेकबुक या फिर पासबुक के ऊपर मिल जाएगा। जैसे ही आप ये डालने के बाद कंफर्म करेंगे तो आपको बैंक नेम और आपका बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा कि फैच कर लिया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर सेव करेंगे और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। मैंने ये जानकारी पहले से भर रखी है क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से क्रिएटेड है, पर मैं आपको फिर भी ये जानकारी बताने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरिएगा जिसमें कि आपको यहाँ पर अपनी स्टेट बतानी है जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, फिर डिस्ट्रिक्ट बतानी है, उसके बाद में बोर्ड का नाम बताना है कि किस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है, किस डेट में पास कर ली थी वो डेट भी आप सेलेक्ट कर लेंगे कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके, और 10वीं का रोल नंबर भी आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आपको 10वीं का जो सीरियल नंबर है सर्टिफिकेट का वो यहाँ पर डालना है, या फिर उसके ऊपर कोई सर्टिफिकेट नंबर है वो भी आप डाल सकते हैं, या तो सीरियल नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर। ये डालने के बाद में आप यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे तो ये क्वालिफिकेशन की जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। ये जैसे ही आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी ऐड हो जाए तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर अगेन आएंगे और बताएंगे कि आप 3 ईयर डिप्लोमा के माध्यम से इसमें अप्लाई कर रहे हैं या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर ITI या फिर NAC। अगर मान लीजिए 3 ईयर डिप्लोमा दे रहे हैं तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका डिसिप्लिन बताएंगे कि कौन सा इनमें से डिसिप्लिन है, स्टेट बताएंगे कि कौन सी स्टेट से आपने किया है, उसके बाद में आप यहाँ पर बताएंगे आपकी डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आपने ये किया है, और डिस्ट्रिक्ट बताने के बाद में आप यहाँ पर आपके कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करेंगे, किस डेट में पास कर लेता वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे और परसेंटेज यहाँ पर अपनी भर देंगे। फिर आप इसको ऐड के ऊपर क्लिक करके ऐड कर देंगे। पर अगर आपके पास डिग्री है तो आप डिग्री इन इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेंगे। सेम वे में आप आपका डिसिप्लिन या सब्जेक्ट बताएंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करेंगे, डेट ऑफ पासिंग और आपकी परसेंटेज। या फिर गाइज अगर आपके पास ITI है, आप उसके माध्यम से एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए या ITI की जानकारी देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ITI सेलेक्ट करेंगे, अपना ट्रेड बताएंगे कि इनमें से कौन सा ट्रेड है, फिर यहाँ से स्टेट बताएंगे जहाँ से आपने आपकी ITI की है, फिर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट बतानी है जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने आपकी ITI की है, आपके इंस्टीट्यूट का नाम देंगे जहाँ से आपने आपकी ITI की है और कौन सी डेट में पास कर ली थी वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू हुआ है, NCVT या फिर SCVT, वो आप बता देंगे। सर्टिफिकेट टाइप क्या है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा आपके सर्टिफिकेट की डिटेल्स के अकॉर्डिंग, और उसके बाद आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप NAC देना चाहते हैं, NAC के माध्यम से अप्लाई है तो आपको यहाँ पर सेम वे में आपका ट्रेड बताना है, फिर आपकी स्टेट बतानी है, डिस्ट्रिक्ट बतानी है, आपके इंस्टीट्यूट का नाम देना है, डेट ऑफ पासिंग देनी है, सर्टिफिकेट का नंबर, सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू है, बेसिकली इसमें एक ही ऑप्शन है NCVT का तो आप ये सेलेक्ट कर लेंगे, सर्टिफिकेट टाइप नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ये सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो मैंने सभी डिटेल्स बता दी है अच्छे से। आप इनमें से जिस भी माध्यम से एलिजिबल हो रहे हैं इनमें से क्वालिफिकेशन से वही सेलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा और फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आप सैंपल देख लीजिए कि कौन कौन से फोटो आपके एक्सेप्ट होंगे। तो आपका ये जो सिंपल फोटो है सबसे नीचे की तरफ जिसमें आपको डेमो देखने को मिल रहा है, तो यही फोटो इस तरह का एक्सेप्ट होगा। बाकी इस तरह के फोटो जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्सेप्ट नहीं होंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक आपको आपका फोटो अपलोड करना होगा। आपका फोटो 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। साइज 100 KB से लेकर के आपका यहाँ पर 150 KB के बीच में होना चाहिए, जैसे कि आप वीडियो के अंदर और इसमें इंस्ट्रक्शंस के अंदर देख सकते हैं। और सिग्नेचर की अगर बात करें तो इसका साइज आपका 30 से 49 KB के बीच में, और जो पिक्सल रखा है जो कि आपको बताया है वो आप देख सकते हैं। और आपका जो सिग्नेचर है वो आपका बड़े अक्षरों में नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है ये चीज़ अपलोड करने से पहले। फिर आप यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर फोटो फाइल सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से आपके सामने आएगी। आप इसको यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और फिर इसको इस तरह से करिएगा। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका फोटो आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए और आपकी सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर गाइज आपका सिग्नेचर आ जाएगा और इसके बाद गाइज आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करिएगा। इसके बाद आप देखेंगे आपकी दोनों चीज़ सेव हो चुकी है। अब आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में अगर आपके सामने आता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी ऑफ दी पोस्ट
अंडर सिलेक्टेड आरआरबी। तो इसका मतलब है कि आपने जिस आरआरबी को सिलेक्ट किया है तो आप उसमें किसी भी जो आपकी पोस्ट है उस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप यहाँ से ओके करके जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले सेक्शन में, तो इसमें आकर के आपको कोई अन्य जोन सेलेक्ट करना है और फिर सेम जानकारी आपने जो भरी थी वो आपकी सेव है ऑलरेडी। तो आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते जाएंगे और जिस भी जोन के लिए आप एलिजिबल हो रही है किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, बेसिकली एक ही पोस्ट है पर उसके लिए अलग अलग प्रेफरेंस हो सकती है जोनल की, तो वो आपको देखने को मिलेगी, जो कि अभी आप आगे इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने ये इंटरफेस है जहाँ पर है एग्जामिनेशन ट्रेड फॉर पार्ट बी ऑफ CBT 2, यानी कि जो आपका CBT 2 है उसका आपको यहाँ पर ट्रेड सेलेक्ट करना है। तो मेरा जो मैंने फिटर से अप्लाई किया मैं फिटर सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको आता है पोस्ट एंड जोन प्रेफरेंस विद द सिलेक्टेड आरआरबी। जो भी आरआरबी आपने सेलेक्ट किया है उसमें आपको प्रेफरेंस के ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर आपका आरआरबी चंडीगढ़ है, तो अगर आपको ये चेंज करना है तो आप क्लिक है टू चेंज आरआरबी जोन, इसके ऊपर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही है, मैं इसको टिक करता हूँ, यहाँ पर टिक करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर भी आपको टिक करना है एंड देन कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उस सिटी का नाम आपको देना है एंड देन फिर आप प्रीव्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ चुका है। आपने शुरू से लेकर के अभी तक जो भी जानकारी भरी है एक बार फिर से चेक कर लीजिए एंड जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है यहाँ पर टिक कीजिए एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। नाउ गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर आना होगा। तो आपको देखने को मिल रही पेमेंट की जानकारी इस तरह से। अब आपको पे नाउ के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करके अभी भी इस जानकारी को मॉडिफाई कर सकते हैं एंड जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तभी आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। अब आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस डेबिट, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एनएफटी यानी कि इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। तो गाइज इस प्रकार से आप रेलवे आरआरबी एएलपी न्यू वैकेंसी 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।